Good afternoon, everyone. Yes, sir. Good afternoon, sir. आज के जो टॉपिक है लिटरेचर सर्च, उसमें कल के टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम सर्च स्ट्रेटेजी जानेंगे कि हम सर्च कैसे करेंगे। कल हमने ये जाना था कि रिव्यू क्या है, पर्पस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के इस टॉपिक में हम सर्च स्ट्रेटेजी और रिव्यू को राइट कैसे करना है और कैसे आपको डाटा स्टोर करना है और कहाँ पर, जैसे कल हमने बताया था कि आपके प्रपोजल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर और आपके जब डिस्कशन और कंक्लूजन चैप्टर लिखेंगे तब इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा। और साथ ही जब आपकी पूरी रिसर्च आप कर रहे हैं, उसमें अगर कोई नई अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कोई रिसर्च जर्नल में कोई नया आर्टिकल आया है जो आपकी रिसर्च से संबंधित है और जो आपकी उसकी फाइंडिंग या उसके इंटरप्रिटेशन या उसके मटेरियल और मेथड्स आपकी रिसर्च में बहुत ही यूज़फुल लग रहे हैं, तब आप वहाँ पर इस रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का यूज़ कंटिन्यूसली करते रहेंगे। तो कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हुए मैंने आपको एक PDF भी शेयर किया था। यदि किसी के क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना इस बार? जी सर। तो सर्च स्ट्रेटेजी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम, कीवर्ड्स। और यदि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि सिलेक्टिंग अ टॉपिक या डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम सबसे पहला स्टेज है जो आपको करना है। तो इसमें हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक, पहला पॉइंट है कि रिसर्च बिफोर चूजिंग अ टॉपिक। कहने का तात्पर्य है कि पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं उस क्षेत्र में पहले से क्या उपलब्ध रिसर्च हुई है उसके अध्ययन करना, और उस अध्ययन के बाद ही हम अपने टॉपिक को फाइनलाइज करें कि हम अब इसी क्षेत्र में अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि रिसर्च बिफोर चूजिंग अ टॉपिक, यानी अपना टॉपिक या प्रॉब्लम डिफाइन करने से पहले उस प्रॉब्लम से संबंधित क्षेत्र के बारे में पहले से पूर्व में क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं और उनके क्या क्या पक्ष हैं, क्या रिजल्ट आए थे, क्या कंक्लूजन निकले और किन सैंपल साइज पर और किन व्यक्तियों पर वो रिसर्च हुई थी और उसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये सब हमें अपने टॉपिक के चयन करने से पहले जानकारी रखना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि शुड नॉट बी ब्रॉड। आप अपने जो टॉपिक को चूज करें वो इनिशियल स्टेज में जरूर एक ब्रॉडर क्वेश्चन होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, पर आप जैसे जैसे प्रीवियसली लिटरेचर को सर्च करते हैं, अपनी रिसर्च को एक निश्चित डायरेक्शन में ले जाने का जैसे जैसे आगे प्रयास करते हैं वैसे वैसे ये जो ब्रॉडर एरिया है वो नैरो हो जाता है और लास्ट में तब जाके आप अपना
एक फाइनल टॉपिक या फाइनल जो प्रॉब्लम को डिफाइन करने की बात है, तब आप उस पर पहुंचते हैं। यानी कि लास्ट में हमको इसको बहुत ही एक सीमित क्षेत्र में लाना है। इनिशियल स्टेज में ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हो सकता है, पर इसको रिफाइनमेंट रिवाइज प्रोसेस के द्वारा हम इसको एक नैरोअर उसमें लाएंगे, जिसमें हमें वास्तविक रूप से रिसर्च करनी है। तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है नो ऑल द रिक्वायरमेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक पर या जिस प्रॉब्लम को लेकर, जिस समस्या को लेकर आप रिसर्च करने वाले हैं, उसको पूर्ण करने के लिए, उस शोध को पूर्ण करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पहले से एक चार्ट आउट होनी चाहिए। आपके पास आउटलाइन बनी होनी चाहिए कि हमारे क्या रिसर्च क्वेश्चन है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, हम किन रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर के लिए यह रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उन रिसर्च क्वेश्चंस पर हमने क्या अपनी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस फ्रेम करी है, और उन हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमारे कौन से डिलिमिटेशन स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है, जैसे कि हम किन सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारा सैंपल साइज क्या होगा, हम कौन सी क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, कौन से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगेंगे, हमने जो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करे हैं उसको मेज़र करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, उसकी टेस्ट मेथडोलॉजी क्या है, उस टेस्ट मेथडोलॉजी की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, क्वेश्चनर यदि यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, वो हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। तो ये सारी जानकारी आपको क्या आवश्यकता है, वो आपको अपने रिसर्च टॉपिक से सारी रिक्वायरमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें है रिलीवेंट टू योर फील्ड ऑफ स्टडी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस फील्ड ऑफ स्टडी के हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन से कर रहे हैं, योग से कर रहे हैं, या हेल्थ से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल पर कर रहे हैं, तो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। जिस विषय क्षेत्र से आप हैं उसी विषय क्षेत्र के डिफरेंट सब डिसिप्लिन के अंतर्गत ही आप अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलाइन विथ करंट ट्रेंड्स एंड हॉट टॉपिक्स। कहने का तात्पर्य है कि ये रिसर्च जो पहले से हो चुकी हैं, हमें उनको दोबारा से रिप्लिकेट या डुप्लीकेसी नहीं करनी है। हमें वर्तमान परिदृश्य में क्या नए नए ट्रेंड हैं, फिजिकल एजुकेशन में क्या नए ट्रेंड्स हैं, करंट ट्रेंड्स क्या हैं, हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में क्या है, योगा में क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के क्षेत्र में क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या ट्रेनिंग मेथड्स में नए क्या करंट ट्रेंड्स हैं, और किन विषय क्षेत्रों पर अनुसंधान वर्तमान में हो रहे हैं। तो ये तात्पर्य है कि करंट ट्रेंड्स, वर्तमान में प्रचलित ट्रेंड और नए विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही हमें अपनी कोई एक रिसर्च या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है एम टू सॉल्व अ जेन्युइन कंटेक्चुअल प्रॉब्लम। कहने का तात्पर्य है कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम जो रिसर्च प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम पर कार्य कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हम वास्तविक रूप से एक ऐसा नया कार्य प्रदर्शित या नई चीज सामने प्रदर्शित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो पहले से ऑलरेडी नहीं हो चुका है, या यदि पहले से कुछ हो चुका है तो हम उसमें कुछ नया डायमेंशन जोड़कर उसमें देखना चाहते हैं कि इस संदर्भ में क्या रिजल्ट आने वाले हैं। यदि जो ऑलरेडी प्रीवियसली रिसर्च हो चुकी हैं, यदि हम उसी को दोबारा से करेंगे या उसी लाइन पर करेंगे, मोस्ट ऑफ द हमारा जो मेथडोलॉजी, मेथड्स, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, जो फ्रेमिंग होगी वो सब पुराने ही के सेम टू सेम है, लगभग सेम है,
तो वो हम एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम केवल पुरानी रिसर्च को ही नए रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोई नए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर कुछ नया ऐसा जो अभी तक सामने ना आया हो उसको लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमारा एम होना चाहिए कि ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो अभी तक जो रिसर्च गैप है उसको पूर्ण करती हुई वो प्रॉब्लम हो, अगर हमें उसके आंसर प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है शुड बी अ रिसर्चेबल टॉपिक। ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिस पर रिसर्च की जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम ऑलरेडी प्रीवियसली जो रिसर्च हो चुकी है, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि कल का ही उदाहरण दें कि इफेक्ट ऑफ वेट ट्रेनिंग ऑन मसल मास ऑफ द एथलीट्स, तो ये तो पहले ही एक डिटरमाइंड फैक्ट है कि यदि आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो एथलीट के कुछ उसके जो मसल का जो बल्क है या मास है उसमें वृद्धि होगी। तो ये तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आप इसमें क्या नया करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हो वो रिसर्चेबल हो। तो नेक्स्ट है इसके बाद कीप पेज और वर्ड लिमिट इन माइंड। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कि जो चैप्टर फ्रेमिंग कर रहे हैं वो उस चैप्टर्स में हमें कितना कॉन्टेक्स्ट रखना है, कितना टेक्स्ट रखना है, क्या उसकी लिमिट है, क्या यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस में प्रेस्क्राइब किया गया है, जो वो हम वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखें, पेजेस को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है शुड स्पार्क योर इंटरेस्ट। ऐसा रिसर्च टॉपिक चूज होना चाहिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए जो आपके रुचि के क्षेत्र से हो। ऐसा नहीं है कि आपका उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उस पर कार्य करना नहीं चाहते हैं, कहीं से आपको कोई टॉपिक किसी ने सजेस्ट कर दिया और आप उस पर बेमन से काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्योंकि लंबे समय तक इस पर अध्ययन करना है, कार्य करना है, तो वो आप अपना इंटरेस्ट और मोटिवेशन तभी बना पाएंगे जब आपके विषय क्षेत्र, आपके अध्ययन क्षेत्र और जिसमें आपका रुचि है उससे संबंधित अगर आपने टॉपिक लिया है, उस समस्या का सॉल्व करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से है कि आपका रुचि और आपका जो मोटिवेशन है वो पूरी रिसर्च जर्नी में कंटिन्यूसली बना रहे। नेक्स्ट है शुड बी रिलीवेंट टू द सुपरवाइजर फील्ड ऑफ स्टडी। कहने का तात्पर्य है कि ना केवल आपके विषय क्षेत्र, आपके अध्ययन क्षेत्र, बल्कि जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके फील्ड ऑफ स्टडी से भी वह रिसर्च जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं उससे संबंधित होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूरी रिसर्च जर्नी के दौरान अपने गाइड के दिशा निर्देशन, अपने सुपरवाइजर के दिशा निर्देशन में ही अपना सारा ये रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है। तो यदि आपका रुचि का क्षेत्र, विषय क्षेत्र और वही एक्सपर्टाइज आपके सुपरवाइजर की भी है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्सपर्टाइज नॉलेज का मार्गदर्शन उनका ले पाएंगे और एक अच्छी रिसर्च करने में आपको सहायक होगा। नेक्स्ट है शुड नॉट कॉज इशू इन डाटा कलेक्शन। ये निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो रिसर्च हो रही है उसमें हम डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। अल्टीमेटली आपको अपने किसी भी तथ्य को जस्टिफिकेशन करने के लिए डेटा के माध्यम से ही उसका जस्टिफाई करेंगे। तो आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। साइंटिफिक वे से आपको डेटा कलेक्ट करना है और उसका डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फिल्टर करना, उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, तब इंटरप्रिटेशन की बात आएगी और तब जाके सारा एनालिसिस आपका संपूर्ण हो पाएगा। तो यानी पूरी रिसर्च बेस आपके इस पर भी निर्भर कर रही है कि आपके जो डाटा कलेक्शन के इशू हैं वो ऐसे ना हो जाएं कि आप वो जो जैसा अध्ययन के लिए डाटा लेना चाहते थे वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं, या उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप पूरा डाटा नहीं ले पा रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा हो गई। तो ऐसी सब चीज़ों को हमें पहले से ही एक
फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी और एक प्लान बनाकर रखना है। लास्ट है चेक अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन टूल। आपको ये भी एक चेकलिस्ट बनानी है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको मेज़र करने के लिए जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए टूल्स कौन कौन से हैं, वो उपलब्ध हैं कि नहीं है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट उसमें मेजरिंग के लिए मेंशन करा है जो आपके लिए उपलब्ध नहीं है, ना कि आपके रिसर्च लैब में उपलब्ध है, ना कि एफिलेटेड कॉलेज में उपलब्ध है, और ना ही कहीं उसकी और भी जो रिसर्च प्रोवाइडिंग एजेंसी हैं वो उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर आप उस पर डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप ये सुनिश्चित करें कि जिस पर आप डाटा कलेक्ट करने वाले हैं वो डाटा कलेक्शन के टूल्स उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो सिलेक्टिंग टॉपिक की बात आई है जो हमने अभी इस स्लाइड में बताया है, इस पर यदि आप कुछ किसी भी जो टॉपिक है इस पर कोई आपका क्वेश्चन है तो इस पर जल्दी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकें, तो फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम आए। आपको आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है। तो इसमें आपको ये जो बताया कि कैसे रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसमें कोई इशू है आपका, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? यदि नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप अपना रिसर्च टॉपिक को चूज कर लेते हैं तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता होती है। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इसलिए आवश्यकता है कि उसी के आधार पर आप सर्च कर पाएंगे कि आपको वास्तव में जानकारी कलेक्ट करनी क्या है, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले पिक योर टॉपिक। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का तात्पर्य है कि आप ये रिसर्च कैसे करेंगे उसका एक ढांचा तैयार करना है। तो सबसे पहले उसका स्टेप है पिक योर टॉपिक, यानी पहले आप अपना टॉपिक फाइनलाइज करिए, अपने प्रॉब्लम को डिफाइन और डिलिमिट करिए, ये पहला स्टेप है। दूसरा है मेक योर रिसर्च को। उसके बाद आप क्या रिसर्च के क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब किन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप ये रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी रिसर्च के माध्यम से। तो वो रिसर्च क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, जो भी 1 2 3 से लेके 10 है, जितने भी आप बनाना चाहें, तो उनके आपको वो रिसर्च क्वेश्चंस, मतलब आप कहने का तात्पर्य है कि आप अपने रिसर्च के माध्यम से किन क्वेश्चंस के आंसर के जानने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट की जा रही है। और उसके बाद आपको अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है कि कैसे आपको उस जो आपका टॉपिक या एरिया है उससे संबंधित लिटरेचर कैसे आपको कलेक्ट करें। और नेक्स्ट है उसके लिए आपको पिक योर वेरिएबल। नेक्स्ट 4th पॉइंट है कि आपके जब टॉपिक फाइनलाइज हो गया तो उसमें कौन कौन से चर हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, कंट्रोल वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल के प्रकार हैं। तो आपको ये अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है और अपने रिसर्च में उसको रखना है कि कौन कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए किसका इफेक्ट हम किस वेरिएबल्स पर देखना चाहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है जिनके इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से इस रिसर्च पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आपका इन वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप संबंध स्थापित किया जाना है, किन रिसर्च क्वेश्चंस के लिए ये वेरिएबल्स आंसर फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करना। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वेरिएबल पर आधारित। मान लीजिए कि आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोजिव पावर एंड जंप एबिलिटी ऑफ elite level volleyball players।
ये आपका टॉपिक हुआ। तो अब इसमें जैसे अभी हमने पहले बताया था कि आपके पिक योर वेरिएबल्स और पिक योर रिलेशनशिप, मतलब पहले तो वेरिएबल डिफाइन करना, फिर उनका बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ये आएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत, यानी निराश्रित चर जिसका कि हम प्रभाव देखना चाहते हैं। किस पर प्रभाव देखना चाहते हैं आप यहाँ देख रहे होंगे, एक जंप एबिलिटी और एक्सप्लोजिव पावर जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंतर्गत है। यानी हम इस प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग निराश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव दो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक एक्सप्लोजिव पावर विस्फोटक शक्ति और एक जंप एबिलिटी पर देखना चाहते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन से हैं, किन पर देखना चाहते हैं? पहला तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है इंटरवेनिंग वेरिएबल, मतलब ये प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग कितने पीरियड के लिए ड्यूरेशन के लिए दी जा रही है। 4 वीक के लिए दी जा रही है कि 8 वीक के लिए दी जा रही है कि 12 वीक के लिए दी जा रही है या इससे ऊपर के ड्यूरेशन के लिए दी जा रही है। तो पहले तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एलिमेंट्स क्या है इस प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग में, आप क्या क्या रख रहे हैं। जैसे प्लायोमेट्रिक में सब एलिमेंट्स हैं कि डेप्थ जंप है कि बाउंडिंग है कि लीपिंग है, या उससे संबंधित एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, वॉलीबॉल प्लेयर के लिए कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो वो ट्रेनिंग एलिमेंट्स आपको डिफाइन करने हैं इसी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के। फिर मेजरिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपके जो एक्सप्लोजिव पावर और जंप एबिलिटी है इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। एक्सप्लोजिव पावर के बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आप कौन सा टेस्ट यूज करने वाले हैं और क्यों, ये भी आपको बताना है कि यही टेस्ट क्यों यूज कर रहे हैं। पहले की रिसर्च में क्या टेस्ट यूज किए गए हैं, आप भी इसी को क्यों कर रहे हैं, या कोई नया टेस्ट यूज कर रहे हैं जो पहले की रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, इसलिए इस मायने में आपका ये थोड़ा यूनिक हो रहा है रिसर्च। नेक्स्ट है आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वॉलीबॉल प्लेयर किस लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर है। क्या वो एलीट लेवल का तात्पर्य होता है कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर, कि नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं। सेक्शन भी आप डिसाइड करना होगा कि वो जूनियर लेवल के हैं कि सब जूनियर के हैं कि सीनियर के हैं। जेंडर भी आप डिसाइड करें कि मेल प्लेयर्स पर कर रहे हैं कि फीमेल प्लेयर्स पर कर रहे हैं, या मिक्स्ड अप्रोच मेल और फीमेल दोनों ही प्लेयर्स पर है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी। उदाहरण हमने आपको दिया एक टॉपिक के माध्यम से कि ये प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का इफेक्ट एक्सप्लोजिव पावर और जंप एबिलिटी पर देख रहे हैं, पर ये इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं जो पूरा इन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करेंगे। तो पहले आपको इनको भी डिफाइन और डिलिमिट करना है, तब जाकर आप एक नैरोअर टॉपिक पर। पहले हमने जब सिलेक्टिंग या रिसर्च टॉपिक में कहा एक स्टेप आया था कि रिसर्च टॉपिक शुड नॉट बी ब्रॉड। जब आप इसको डिलिमिट और डिफाइन कर लेंगे तो आप नैरोअर की ओर अग्रसर होंगे, यानी कि आप ज़्यादा स्पष्टता की ओर अग्रसर होंगे। और उस स्पष्टता को लाने के लिए आपको इन सब चीज़ों के आंसर पहले से ही निर्धारित करने होंगे, या इनका निर्धारण आपको करना होगा, तभी आप आगे अपना एक इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के माध्यम से आगे की रिसर्च करेंगे। जब इतना सब हो जाएगा तब बात आएगी कि लिटरेचर सर्च के, अब आपको सर्च क्या करना है और कैसे करना है। आपसे फिर से पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ तक जो अभी आपको बताया गया है उसमें कोई अगर आपका क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, और यदि नहीं पूछ सकते हैं तब भी आप बता दीजिए, जैसे हम आगे अपनी कंटिन्यू करें। सर हाँ बताइए। एक छोटा सा है क्वेश्चन। हाँ जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हुई तो हमने एक जगह पढ़ा है इसको एंसीडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो एंसीडेंट का बेसिकली मतलब होता है वेरी क्लोज और नियर टू नेक्स्ट वन इन द ऑर्डर, है ना।
तो वहां से इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं मेरे समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका एक और पढ़ा था कि इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक्टिव वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो वो तो पता है, एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, है ना। लेकिन सर ये तीनों बातें मेरे समझ में नहीं आई, थोड़ा हो सके तो इस पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। हाँ देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तात्पर्य जैसे आपने बताया एट्रीब्यूट, जो कुछ मैनिपुलेट हो सकता है, जो कुछ मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि आप दोनों ही चीजें ऐसा कर दें कि जो कुछ मैनिपुलेट ही नहीं हो सकता या कुछ भी ऐसा है जो रिसर्चेबल नहीं है, तो यही यहाँ पर एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात आ रही है कि जब भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर रहे हैं तो पहले आप डिफाइन कर लें कि उसके एट्रीब्यूट क्या हैं, उसके इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, हम इसको कैसे कर पाएंगे। ये बात अलग है कि किस वेरिएबल को सिनोनिम्स क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वो अलग बात है। पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर सिर्फ हम यही माने कि एक निराश्रित चर का तात्पर्य ये है कि हम यदि किसी चीज का प्रभाव देख रहे हैं तो वो हम इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम मैनिपुलेट क्या कर रहे हैं। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग को हम 4 वीक के लिए भी दे सकते हैं, के लिए भी दे सकते हैं, 12 वीक के लिए भी दे सकते हैं। हम प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंतर्गत जो एलिमेंट्स हैं, डेप्थ जंप है या बाउंडिंग लीपिंग से संबंधित एक्सरसाइज हैं, उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइज दे रहे हैं। हम उसमें यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, यानी आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि जब आप मैनिपुलेट कर पाएंगे या कर रहे हैं, उसको पहले से निर्धारण तो आपको करना पड़ेगा, जो भी मैनिपुलेट कर लें, और आपको उसको पहले ही बताना पड़ेगा कि ये मैनिपुलेशन है। वो तो पहले ही आप बता देंगे कि इफेक्ट ऑफ, अगर इधर लिखा है जैसे आप पढ़ पा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक एंड वेट ट्रेनिंग, तो यदि हम ये लिख दें कि इफेक्ट ऑफ 8 वीक प्लायोमेट्रिक एंड वेट ट्रेनिंग, यानी इसका मतलब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लायोमेट्रिक और वेट ट्रेनिंग दो हैं, इसमें इसको आप 8 वीक के लिए कर रहे हैं, तो यही मैनिपुलेशन का क्षेत्र है कि आप, तो हमें लगता है कि आपको कुछ इसमें क्लैरिफिकेशन आया होगा। यस सर। थोड़ा नैरोअर यहाँ पे इस बात पे और हम हैं कि इसको एंसीडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, मेरा समझ में नहीं आया। हालांकि एंसीडेंट का मतलब है नेक्स्ट इन द सीक्वेंस या फिर वेरी क्लोज टू सीक्वेंस, मतलब किसी क्रम में आप बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर के फॉर्म में आ रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन हमारी ये नहीं समझ, एंसीडेंट इंडिपेंडेंट को एंसीडेंट कैसे कहेंगे। अरे वही जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टू द सीक्वेंस, पहले का तात्पर्य है कि इसको अगर आप देखें तो सबसे पहले जो चीज है, आप इसी चीज का क्या कहते प्रभाव देखना चाहते हैं। अगर इस चीज को अगर हम हटा लें तो ये सारी चीजें कुछ भी सीक्वेंस में नहीं रह जाएगी, किसका प्रभाव देखेंगे। ठीक है, इसलिए उसका नेक्स्ट टू द सीक्वेंस की बात कही है। जिस चीज का प्रभाव भी आप हटा देंगे, इस चीज जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस इफेक्ट को इधर पूरा हटा दें और बाकी का रखें, तो क्या ये अब रिसर्चेबल टॉपिक बन पा रहा है? इससे कुछ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम इस सर्च स्ट्रेटेजी पर बढ़े कि मान लीजिए कि ये इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक एंड वेट ट्रेनिंग ऑन पावर एंड जंप एबिलिटी ऑफ एलीट वॉलीबॉल प्लेयर्स। ठीक है, ये मान लीजिए आपका टॉपिक है। अब आप सर्च कैसे करेंगे? इसमें कीवर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, प्रॉपरली डिफाइन कीवर्ड्स। तो इस टॉपिक में जैसे हमने इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर पहला कीवर्ड क्या है, कीवर्ड हमें 4 से लेके 6 तक रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कीवर्ड भी नहीं रखने होते हैं। तो पहला इसमें कीवर्ड है प्लायोमेट्रिक, जो आप देख पा रहे हैं इस टॉपिक में और कीवर्ड में। दूसरा है वेट ट्रेनिंग, तीसरा आपका है पावर, चौथा जंप एबिलिटी, पांचवा एलीट और छठवा वॉलीबॉल प्लेयर। मतलब आपको अपनी सर्च स्ट्रेटेजी इस टॉपिक और इस टॉपिक से रिलेटेड इन कीवर्ड्स पर लिमिट करनी है और इससे संबंधित जानकारियां ही आपको सर्च करनी है और बहुत जो क्लोज टू रिलीवेंट हो उसको आपको एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन।
इसमें लिखा है कि 5 to 6 कीवर्ड्स एंड देयर सिनोनिम। ना केवल ये कीवर्ड्स जो आपके इस टॉपिक में हैं, बल्कि उनके सिनोनिम्स, उनके पर्यायवाची से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे प्लायोमेट्रिक को दूसरा कहते हैं जंप ट्रेनिंग। तो किसी रिसर्च पेपर में इफेक्ट ऑफ जंप ट्रेनिंग ऑन पावर ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स आया है, तो वो भी वही शो कर रहा है, आपके टॉपिक से रिलीवेंट है। तो ना केवल आपके कीवर्ड्स बल्कि उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स पर के आधार पर भी आप सर्च कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग को वर्कआउट भी कहते हैं, पावर लिफ्टिंग भी उसका एक सिनोनिम्स है। जंप को होप लीप या इससे भी कर सकते हैं, किसी रिसर्च पेपर में ये भी इसके सिनोनिम्स में यूज होते हैं। एलीट का तात्पर्य है टॉप लेवल प्लेयर्स, और इसको डिफाइन करें, टॉप लेवल प्लेयर्स मतलब एटलीस्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता करते हैं और उनमें उनके परफॉर्मेंस होते हैं, रिकॉर्ड उन्होंने स्टैब्लिश किए हैं। तो ये इस आधार पर अब आप आगे अपनी सर्च स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपका ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक एंड वेट ट्रेनिंग ऑन पावर एंड जंप एबिलिटी ऑफ एलीट वॉलीबॉल प्लेयर्स। कीवर्ड्स उसके आप देख पा रहे हैं, प्लायोमेट्रिक, वेट ट्रेनिंग, पावर, जंप एबिलिटी, एलीट वॉलीबॉल प्लेयर, और उसके सिनोनिम्स भी नीचे हमने दिए हैं। तो ना केवल कीवर्ड्स बल्कि उसके सिनोनिम्स के आधार पर भी आप अपने सर्च कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि आप कैसे सर्च करेंगे किसी डेटाबेस में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको डेटाबेस को आइडेंटिफाई करना है। एंड और नॉट ये सब आप अपने उसमें आइडेंटिफाई कर लें। रिसर्च टॉपिक में पंक्चुएशन कुछ है, ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, तो ये सब को आप आइडेंटिफाई करके संबंधित डेटाबेस में अपने उस टॉपिक को या से रिलेटेड कीवर्ड्स को डालकर उसमें सर्च कर दें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लिटरेचर मिलेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्सरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत ओरिजिनल रिसर्च, ऐसे पब्लिकेशन जो ओरिजिनल रिसर्च होती हैं और ओरिजिनल फॉर्म में ही होती हैं, वो उसको हम प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत काउंट करते हैं। ऐसे पब्लिकेशन, ऐसी ओरिजिनल रिसर्च में कुछ नए विचार, कुछ नई डिस्कवरी, कुछ नए रिजल्ट दिखाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं उन रिसर्च में, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड नॉलेज में बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्सेस ऐसे पब्लिकेशन है, ऐसी ओरिजिनल रिसर्च है जिनके माध्यम से नई चीजें, नए विचार या नए परिणाम हमारे सामने आते हैं और ये पीयर रिव्यूड होते हैं। इसके अंतर्गत जो कैटेगरी है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, मोनोग्राफ सीरीज, टेक्निकल रिपोर्ट्स, थीसिस, डिसर्टेशन, जर्नल्स आर्टिकल और पेटेंट्स, ये जो कैटेगरी है, जो ये आपके प्राइमरी सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी कैटेगराइज कर लेना है कि आपने अपना सर्च किया और आपको कोई जर्नल आर्टिकल मिला तो आप उसको जर्नल आर्टिकल में रख लें कि ये हमारे टॉपिक से। आपको कोई थीसिस मिली तो उसको थीसिस के फोल्डर्स में रख लें, उसको डिसर्टेशन है कोई तो उसको कोई पेटेंट है, तो ऐसे आप उसको कैटेगराइज कर लें प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत अलग अलग सब कैटेगरीज में, जिससे आपको पूरी आपकी रिसर्च में यूजफुल रहेगा कि कहाँ हमको जर्नल आर्टिकल यूजफुल था, कौन सी थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्निकल रिपोर्ट हमारे इंट्रोडक्शन या डिस्कशन चैप्टर में यूज होगी, कौन से कॉन्फ्रेंस पेपर का हमें साइटेशन देना, ये सब चीज़ें आपके प्राइमरी सोर्सेस में आएंगी। सेकंड होता है सेकेंडरी सोर्सेज, मतलब ये जो प्राइमरी सोर्सेज ओरिजिनल रिसर्च है, इसके बारे में जो लिटरेचर बताता है उसको हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। और जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में ये जनरलाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और एवेल्युएट करते हैं। उनकी फाइंडिंग को इस प्राइमरी सोर्सेस में
जो फाइंडिंग्स आई हैं उसको एनालाइज, इंटरप्रेट और एवेल्युएट सेकेंडरी सोर्सेस करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं रिव्यू आर्टिकल्स। रिव्यू आर्टिकल मतलब कि ऑलरेडी कोई रिसर्च हो चुकी है जंप एबिलिटी ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स पर, उससे संबंधित 50-100 का एक अध्ययन किया गया रिसर्च का, और उसके आधार पर कोई रिव्यू आर्टिकल लिखा गया। तो ये रिव्यू आर्टिकल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिश रिसर्च पर लिखे जाते हैं, उसी के आधार पर इंडेक्सेस तैयार होते हैं और उन्हीं के आधार पर बिब्लियोग्राफीज होती हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। टर्सरी सोर्सेज के अंतर्गत ऐसे सोर्सेज आते हैं जो वाइडली एक्सेप्ट होते हैं। इसके अंदर तो प्राइमरी सोर्सेस जैसी नई इंफॉर्मेशन तो प्राप्त नहीं होती है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपको इधर से प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कोई टेक्स्ट बुक है, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, कोई फैक्ट बुक हैं, गाइड्स हैं, हैंड बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको टर्सरी सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। तो जब आप अपना सर्च करते हैं तो आपको 3 प्रकार के लिटरेचर प्राप्त होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और सबकी अपनी सब कैटेगरी है जिसको आप अलग अलग कैटेगराइज कर लें कि आपका जो आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है वो हमारे किस ब्रॉडर कैटेगरी के अंतर्गत किस सब कैटेगरी से रिलेटेड है, उसको आप वहाँ ऐसे एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पर रखें, और कहाँ चैप्टर में यूटिलाइज होनी है वो आपको उसके बाद उस पर आपको आना है। नेक्स्ट है कि आप सर्च करेंगे क्या, सर्च इंजन होते हैं और टूल्स होते हैं सर्चिंग के लिए, जहां पर आप अपने रिलीवेंट लिटरेचर है, यहाँ पर कुछ हमने उदाहरण दिए हैं जैसे जॉस्टर, इफ्सको, प्रोजेक्ट म्यूज। यदि आपका टॉपिक ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस है तो इस सर्च इंजन पर जा सकते हैं। मेडलाइन पर आप लाइफ साइंसेस और बायोमेडिसिन से संबंधित रिसर्च को देख सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के भी दिए हैं। ये गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, स्कॉपस, ये सब जनरल सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर आपको रिलीवेंट लिटरेचर प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक जनरल सब्जेक्ट्स के लिए ये गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, इन सर्च इंजन, इन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी नीचे हमने बहुत सारे आपको सोर्सेस बताने का प्रयास किया, जैसे गूगल बुक्स, वर्ल्ड वाइड साइंस, science.gov, एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, रिसर्च गेट, पबमेड सेंट्रल। ये बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जहां पर जाकर आप अपने टॉपिक, कीवर्ड, सिनोनिम्स पर आधारित सर्च कर सकते हैं, और जो सर्च से मटेरियल प्राप्त होता है उसको आप इस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सोर्स में रख लें और फिर उसके आधार पर आगे का काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपको ये सर्च कर लिया, आपने उसको कैटेगराइज रख भी लिया, तो अब आप लिखेंगे कैसे। एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनाया गया है कि अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल मिला तो उसके ऑथर क्या थे, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, वो आप इस कॉलम में लिख लें। क्या उसके पर्पस थे, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था उसका। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वेरिएबल पर आधारित किया था, तो आप भी यहाँ पर उसका किसी भी जो भी आपका रिलीवेंट जर्नल से टॉपिक लिया आपने, तो उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है उसको इस कॉलम में लिख सकते हैं, पर्पस इस कॉलम में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इस कॉलम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर हो गया, डेट ऑफ पब्लिकेशन हो गई। मान लीजिए कि आप में ही कोई है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभिषेक मिश्रा जी हैं आपके, तो इधर पर मान लीजिए अभिषेक मिश्रा ने कोई पब्लिश किया है, तो यहाँ पर अभिषेक मिश्रा का नाम आ जाएगा या मिश्रा अभिषेक आ जाएगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन मान लीजिए 2020 में किया है, क्या पर्पस से किया था, क्या टॉपिक था, क्या उसका पर्पस था, उसको आप यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं क्या वेरिएबल्स थे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, या और भी क्या रिलेटेड वेरिएबल्स थे, यहाँ उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या रिसर्च क्वेश्चन थे, जो हमने आपने कहा कि किन रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर प्राप्त करने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट की गई, वो रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर लिख लें। उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस क्या थी,
उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मेथोडोलॉजी में आप लिख सकते हैं कि मटेरियल क्या यूज हुआ था, टेस्ट कौन से यूज हुए थे, इक्विपमेंट कौन से यूज हुए थे, उसको डाटा कलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर आपने बताई थी, वो सारी मेथोडोलॉजी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका एनालिसिस और रिजल्ट होता है, कौन सा एनालिसिस स्टैटिस्टिकल कौन सी टेक्निक यूज हुई थी वो आप यहाँ पर लिख लें। रिजल्ट्स क्या प्राप्त हुए हैं, मेन फाइंडिंग क्या थी वो आप यहाँ पर लिख लें। कंक्लूजन क्या आए उस रिसर्च के, उस रिसर्च में क्या बताया गया कि आगे फ्यूचर रिसर्च अगर उसी टॉपिक पर करनी हो तो क्या है डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, और क्या अभी तक उस डायरेक्शन पर कोई और भी रिसर्च हुई है प्रैक्टिस में, उसको आप यहाँ लिख लें। तो ये सारा एक मैट्रिक्स है कि लिखना कैसे है वो रिव्यू। स्टोर तो आप कर लिया इंफॉर्मेशन, पर अब उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक ऐसे तरीके से लिखें जिससे कि आपको रिसर्च में यूजफुल हो, और आप जहाँ उसको साइटेशन देना चाहें, जहाँ पर उसको यूज करना चाहें, उसके माध्यम से अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को रिवाइज करना चाहें और अच्छा बनाना चाहें, तो आप यहाँ पर इस लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स के माध्यम से जो आपने सर्च इंजन के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है उसको सही रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना केवल लिखना बल्कि ये भी देखना कि ग्रामर सही है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर है कि नहीं, सही वर्ड सेंटेंस यूज हो रहे हैं कि नहीं, हर एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो पा रहा है कि नहीं, कंपैरिजन प्रीवियस जो पब्लिश रिसर्च है और आपका जो रिसर्च है उसमें क्या तुलनात्मक संबंध स्थापित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से लिखना है, ना केवल लिखना है बल्कि वेल स्ट्रक्चर्ड लिखना है। हर एक पैराग्राफ में यूज होने वाले सेंटेंस वर्ड्स को आपको बहुत ही यूनिक वे से चूज करना है, और हर एक पैराग्राफ का अगले पैराग्राफ से कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ आपने प्लायोमेट्रिक्स के बारे में बताया है तो अगला पैराग्राफ आप पावर ट्रेनिंग के लिए बता रहे हैं, अगला पैराग्राफ आप वॉलीबॉल प्लेयर के लिए बता रहे हैं, फिर आप प्लायोमेट्रिक्स पर आ गए, तो ये कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड नहीं हो रहा। मतलब हर पैराग्राफ का अगले पैराग्राफ से संबंध होना चाहिए, और जहाँ पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वेल दिखना चाहिए कि अब ये एंड पिछला कॉन्सेप्ट इस पैराग्राफ पर एंड हुआ है और अब ये नया कॉन्सेप्ट नए पैराग्राफ से बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर आपकी क्लासेस हुई भी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तमान संदर्भ में है कि प्लेगियरिज्म को हमको अवॉइड करना है। कहीं से कोई कॉपी डायरेक्टली आपको नहीं डुप्लीकेसी करनी है, आपको इसीलिए प्रॉपरली अपने रिलेटेड लिटरेचर को समराइज करना है, उसको सिंथेसाइज करना है, इंफॉर्मेशन जो भी आपने प्राप्त की है उसका सही तरीके से एनालिसिस करना, एवेल्युएट करना और इंटरप्रेट करना, उसको अपनी शब्दों में अपनी भाषा में उसको व्यक्त करना, इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। बहुत सारे इसके टूल्स भी हैं, आप अपने सुपरवाइजर से इसकी सहायता ले सकते हैं, फेलो रिसर्च स्कॉलर से ले सकते हैं, लाइब्रेरी में इससे सहायता ले सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको हेल्पफुल है आपको उसमें संकोच नहीं करना है और अपना इसको इसी रूप में अपने शब्दों में उसको प्रेजेंट करना है। आपको जो आपने पैराफ्रेज किया अपने शब्दों में उसको लिखा, उसकी सिमिलरिटी चेक कर लेनी है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो जैसा ओरिजिनल था वैसा ही है, कि लगभग 80% ही वही चीज़ हम लिख दिए या वही चीज़ ज्यों का त्यों आ गया। तो इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है जहाँ पर आप उसकी सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं, और उसके लिए प्लेगियरिज्म चेकर के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टर्निटिन है, डुप्ली चेकर है, प्लेगियरिज्म डिटेक्टर है, और उरकुंड है जिसमें आपका भी ड्राफ्ट है जो वो प्लेगियरिज्म चेक होता है कि आपने जो भी अपने थीसिस में टेक्स्ट यूज़ किया है राइटिंग में
वो कितना कुछ सिमिलर है, कितना आप अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त कर पाए हैं, उसके भी रूल्स हैं, कोटेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना केवल लिखना है, वेल स्ट्रक्चर लिखना है ग्रामर के दृष्टिकोण से भी, बल्कि प्लेगियरिज्म ना हो पाए उस दृष्टिकोण से भी आपको अपना राइटिंग करनी है। और इसी के लिए दोबारा आप प्रीवियस स्लाइड पे है कि ये लिटरेचर रिव्यू मैट्रिक्स आपकी बहुत सहायता करेगा। यहाँ सर आप देख पाएंगे कि जो हम अपना लिख रहे हैं और जो पहले से है उसमें क्या सिमिलरिटी है और हमें क्या नया अपनी रिसर्च में कंटेक्स्ट यूज करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है, इसमें और भी आप कुछ संशोधन करके जोड़ घटा सकते हैं। एक आइडिया हमने आपको यहाँ पर दिया है कि इस तरीके से आपको रिव्यू को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। नेक्स्ट है कि फिर आपको लिखना है अपना रिव्यू, तो उसके लिए आपको पहले एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट करना है। उस ड्राफ्ट में अगर कोई संशोधन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो रही, तो आपको रिवाइज करना है, कोई चेंजमेंट करने हैं, रिवीजन करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, मैनिपुलेशन करने हैं, तो उसका रिवाइज ड्राफ्ट तैयार करना और उसी रिवाइज ड्राफ्ट के बाद आपको फाइनल ड्राफ्ट है। तो ऐसे बहुत सारे आपके रिवीजन ड्राफ्ट बनेंगे और बहुत लास्ट में उसके आधार पर आपका फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, जो आपके इस क्राइटेरिया जो प्लेगियरिज्म का इशू है उसको काउंटर करने के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ राइट एंड राइट एक ये शब्दावली यूज करनी है। तो आपको यहाँ पर रिवीजन ड्राफ्ट बहुत हो सकते हैं, 1 2 3 4 आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हैं, और सारे रिवीजन ड्राफ्ट आपको रखते जाने हैं कि पहला रिवीजन था कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, पहले में कितनी सिमिलरिटी थी, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। अब क्या हम उसको फाइनल ड्राफ्ट का रूप दे सकते हैं, लास्ट टाइम चेक या लास्ट टाइम मॉडिफिकेशन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या करने हैं, वो भी आप एक ऑप्शन रखें फाइनल ड्राफ्ट में। और फिर आपको ये साइटेशन स्टाइल होती है कि कैसे आपको हर एक जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं अपनी रिसर्च में या फिर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में, उसका हर एक का आपको साइटेशन देना है। कहने का तात्पर्य कि कहाँ से आपने ये लिया है उसका एक प्रॉपर रेफरेंसिंग देनी है, और वही रेफरेंसिंग एक सम्मिलित रूप से आपकी बिब्लियोग्राफी में आती है लास्ट में, अपेंडिक्स में। तो उसको आपको न केवल टेक्स्ट में भी देना है, बल्कि कुछ लोग उसको फुटनोट्स में भी देते हैं। अब आपके यूनिवर्सिटी में जो भी क्राइटेरिया है फुटनोट्स के माध्यम से है कि सीधा बिब्लियोग्राफी के माध्यम से है कि टेक्स्ट में नंबरिंग के माध्यम से है कि टेक्स्ट में ब्रैकेट में ऑथर नेम और उसके किस पब्लिशिंग ईयर में पब्लिश हुआ उस माध्यम से। तो जो भी स्टाइल आपके पीएचडी ऑर्डिनेंस में है उसको फॉलो करके यूज़ करना है। ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन साइकोलॉजी में एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एपीए स्टाइल यूज़ होती है। ये आप देखते हैं कि यहाँ लिखा है एमएलए किन सब्जेक्ट्स एरिया में यूज़ होता है, एपीए साइटेशन स्टाइल किन सब्जेक्ट एरिया है, शिकागो, IEEE, CSE साइटेशन स्टाइल है जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आइडेंटिफाई है। आपको इस एपीए साइटेशन स्टाइल पर फोकस करना है और इसके लेटेस्ट वर्जन पर ध्यान देना है, जैसे कि 5th 6th 7 या कौन सा वर्तमान में इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इसकी साइट पर आप जाएंगे तो उसका मैनुअल भी उपलब्ध है, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि प्रॉपरली साइटेशन कैसे करना। लास्ट में इसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि वर्तमान में मान लीजिए एपीए 7th साइटेशन का फॉर्मेट है, तो इसमें आप कैसे साइटेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक आपका टॉपिक नीचे आपको देख रहे होंगे, तो सबसे पहले इसमें सरनेम आता है ऑथर का और उसके बाद ऑथर का नेम, और यदि 2 ऑथर हैं तो दोनों का। जैसे इसमें उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
सोरेंजो एंड ग्रासी एम, ये 2 ऑथर हैं, इनका ये सरनेम और ऑथर नेम है। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2014 में ये पब्लिश्ड हुआ था जर्नल में। इसका जो टाइटल क्या था, साइको एकॉस्टिक अ कॉम्प्रिहेंसिव मैटलैब टूलबॉक्स फॉर ऑडिटरी टेस्टिंग, ये इसका टॉपिक था। इस टॉपिक से ये रिसर्च पब्लिश हुई है जर्नल फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी। इस जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुई है। वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम 5th वॉल्यूम में ये है। यूआरएल उसका क्या, कोई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का तात्पर्य है। उसका जो डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उसका क्या एड्रेस है, वो क्या है। तो यदि आप ये उसको अगर वहाँ पर दिया गया है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, और अगर आपको सर्च करना है तो आप इसको कॉपी करके अपने गूगल में अगर सर्च करेंगे तब भी ये रिसर्च आपके सामने आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य कि आपने यदि कोई रिसर्च को एक्सट्रैक्ट किया है रिलीवेंट को, तो आपको, चूँकि फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, तो फिजिकल एजुकेशन में एपीए स्टाइल यूज़ की जाती है। उसका 7th वर्जन इस समय चल रहा है, हमको लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है। उसका फॉर्मेट ये आपको प्रदर्शित हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। उसका एग्जाम्पल जो बिब्लियोग्राफी में जाएगा वो इस तरीके से हमें देना है। तो ये एक पूरा सर्च की स्ट्रेटेजी थी और राइटिंग का रिव्यू था। तो आज के इस टॉपिक में सारी चीज़ को कवर करने का प्रयास किया गया है। यदि अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम ओपन डिस्कशन के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। 1 बाय 1 आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं? यस सर। तो कल जिन के क्वेश्चंस थे या आपके कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमने इसमें एक टॉपिक में हाईलाइट किया भी था कि आपको हेल्प लेने के लिए संकोच नहीं करना है, और यदि कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछने भी संकोच ना करें। यथासंभव हमें जितनी जानकारी होगी उतना हम आपको प्रयास करेंगे कि आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई हो सके, और अगर नहीं होगा तो आपको उसको माध्यम भी बताएंगे या दोबारा से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप क्वेश्चंस ही नहीं होंगे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चंस हो ना। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि वही दूसरे का भी क्वेश्चन हो तो उनको भी हेल्पफुल होगी। कल जो पूछ रहे थे, जिन्होंने पूछा था, वो इसमें कुछ अगर पूछना चाहें तो। अभिषेक जी, कुछ अब आप पूछना है आपको? सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसे प्लेगरिज्म जो हम लोग आपने बताया कि ऐसे तो क्या सर हम खुद से इसको इंडिविजुअल चेक करके तब अपना वो करें, आरडीसी में के लिए जाएं, या फिर कमेटी हमारा वो प्लेगरिज्म चेक करेगी सर? नहीं, आपको सारी चीजें एक साथ नहीं करनी है, ठीक है। आप पहले अपने जो टॉपिक है, कीवर्ड्स है, उसको सर्च करिए। सर्च इंजन में बहुत सारे हमने ऑप्शन बताए, ठीक है। आपको जो रिलीवेंट लिटरेचर मिल रहा है पहले आप उसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है। फिर उस रिलीवेंट लिटरेचर का प्रिंट आउट लेकर उसको पढ़िए, और जो मैट्रिक्स बताया उसमें वो जानकारी
रखने की कोशिश करिए, ठीक है। जी और जब जी ये सारी चीजें हो जाएं और जब आपको आप उसको एज इट इज रखिए, अभी आप प्लेगरिज्म के प्राइमरी स्टेज में उस पर फोकस ना करें। जब आप जी उसको लिख लें, एक स्ट्रक्चर वाइज कर लें, जी तब आप उसको, वो आपका एक ओरिजिनल ड्राफ्ट होगा जो आपको पता है कि ये हमने सीधा सीधा लिया है, तो ये तो निश्चित रूप से कॉपीड है, ठीक है। यस सर जी अब उसके आधार पर आपको अपने शब्दों में दूसरा एक ड्राफ्ट तैयार करना है और साइटेशन उन्हीं का देना है कि मान लीजिए आप ही के नाम से रिसर्च हुई थी, तो आपका ही साइटेशन है, पर आप उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जी सर प्राइमरी स्टेज से ही सारा कुछ करने चले जाएंगे तो फिर वो बहुत कठिन हो जाएगा। यस सर आपको स्टेप बाय स्टेप्स जो जैसा इसमें बताया गया है उसी तरीके से आगे बढ़ना है। अगर ओके सर अगर ये पहले इशू होता तो हम इसको इस प्रेजेंटिंग के बाद क्यों बताते, आपको यहाँ बता रहे हैं ना हम। तो प्रेजेंटिंग पहले आप इसको मैट्रिक्स में पहले इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करिए, फिर उसको लिखिए, फिर बाद में जब आप फाइनल ड्राफ्ट, यहाँ पर आपको ड्राफ्ट की बात करी गई है ये, तो यहाँ पर आपको कई बार रिवीजन ड्राफ्ट बनाने हैं, उस रिवीजन के बाद ही आपको फाइनल ड्राफ्ट बनेगा जो आपका प्लेगियरिज्म फ्री तो नहीं कहेंगे, मतलब कम से कम प्रतिशत में होगा। ओके सर ठीक है। तो यहाँ पर जी आपको सर बहुत सारे, ये आपका प्राइमरी ड्राफ्ट जो है वो वही है एज इट इज जो आप जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि वो पहले ही से ही रिसर्च हुई है और आपने उसको ज्यों का त्यों उठा लिया, तो वो तो प्लेगियराइज्ड में है ही। उसी को तो आप कई बार रिवाइज करेंगे अपने शब्दों में और अपने उसमें, और कई रिवीजन ड्राफ्ट के बाद आप इस फाइनल ड्राफ्ट पर पहुंचेंगे, जब आप और आपके सुपरवाइजर को सुपरवाइजर ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब ये फाइनल चेकिंग के लिए दिया जा सकता है, तब ये आपको देना है। ओके सर ओके और कोई राम जी हैं, वो पूछे कुछ, उनको सवाल थे। तो इस टॉपिक को फिर हम यहीं पर समाप्त कर दे हैं। आपने, आशा करते हैं कि इन 2 क्लासों में आपको इस लिटरेचर रिव्यू है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सर्च स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे हमें स्ट्रेटेजी से लिटरेचर सर्च करना है, कितने प्रकार के लिटरेचर होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है, और उसको राइटिंग लिखना कैसे है। तो ये सब सर 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 एक क्वेश्चन और है सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सर किस सोर्स को किस उसमें रखना है, कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर। तो इसका कोई एक ऐसा आइडिया हो कि तुरंत हम उसको पिक कर लें कि ये सेकेंडरी है या ये प्राइमरी है। नहीं, देखिए सेकंड तुरंत तो पिक नहीं करेंगे, पहले तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जहां से भी, ठीक है। जी जी तो उसके बाद जैसे मान लीजिए ये जर्नल का उदाहरण दिया है ना। जी तो सर ये मान लीजिए फ्रंटियर इन साइकोलॉजी एक जर्नल है, तो यस सर इधर पर मान लीजिए कॉन्फ्रेंस की कोई रिपोर्ट है, तो वो कॉन्फ्रेंस का टाइटल और उसकी रिपोर्ट के बारे में लिखा होगा, ठीक है। तो वहां जी से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट है। यदि बुक होगा तो उसका ये फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, बुक में पब्लिशर का नाम आएगा, पब्लिशिंग ईयर आएगा और किस कंपनी ने पब्लिश की है, किस ईयर में पब्लिश की है, तो वो वहां से बुक्स का आएगा, ठीक है। तो ओके सर जी वहां से आपको देखना है, आपको पहले इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करनी है, फिर उसको
पढ़ने के बाद ये रखनी है कि ये जर्नल का है, कि बुक का है, कि कॉन्फ्रेंस है, कि टेक्निकल रिपोर्ट्स है, हैंड बुक्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हैंड बुक जो होती हैं कि मान लीजिए कोई एथलेटिक्स पर हैंड बुक पब्लिश हुई, जी क्या कहते हैं, फेडरेशन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल फेडरेशन से, तो उसमें लिखा रहता है हैंड बुक मैनुअल, तो वो आपको हैंड बुक में रखना है। ठीक है, ओके सर। उसका भी ISBN नंबर होता है, पर वो बुक में नहीं आएगा ना, फिर वो हैंड बुक में आएगा। तो इस तरीके से आपको जी। पहले तो एक्सट्रैक्ट करिए इंफॉर्मेशन, फिर उसको आइडेंटिफाई करिए कि ये किस कैटेगरी की है। किस कैटेगरी में? ओके सर। हाँ ठीक है, फिर उसको कि अगर पहले ही स्टेज पर आप सब कुछ करने जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा और बहुत ही टाइम कॉम्प्लिकेटेड हो टेकिंग। जाएगा सर। ठीक है, तो पहले स्तर पर आप बस ये देखिए, जो आप कह रहे हैं कि पहले स्तर पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे रिसर्च से संबंधित रिसर्च है कि नहीं। ठीक है, जी यदि है तो उसको आप पहले एक्सट्रैक्ट करिए, डाउनलोड करिए, जी। और अगर नहीं है तो फिर उसको आगे बढ़ जाइए। और सर जैसे कि हमें कोई रिसर्च थीसिस किसी का मिलता है, तो हम उसका कौन सा चैप्टर डाउनलोड करें जिससे हमें एक कंप्लीट उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाए? समराइजेशन करें या थर्ड चैप्टर करें सर? देखिए, ऐसा होता है कि सारी रिसर्च सब जगह उपलब्ध नहीं होती है। जर्नल्स आर्टिकल में सिर्फ वो पेपर का पब्लिकेशन आपको उपलब्ध होगा जो भी 10-15 पेज है। ठीक है, जी। और कई बार सर्च इंजन्स में कुछ जो जर्नल ऐसे होते हैं कि वो सीधे आपको असेस नहीं देते हैं, उनका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही उपलब्ध है, पूरा पेपर भी आपको उपलब्ध नहीं होगा। वो या तो आपके इंस्टीट्यूशन के माध्यम से चाहते हैं या फिर उसका कुछ फीस होती है, उसको पे करने के बाद आपको मिलेगा। तो आप अगर एब्स्ट्रैक्ट भी मिल रहा है तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, कई जगह आपको पूरा थीसिस मिल जाएगा, डिसर्टेशन मिल जाएगा, वहां आपको सारे चैप्टर्स उपलब्ध होंगे। और आप चाहें कि हर रिसर्च में ये उपलब्ध हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कई जगह आपको पूरा बुक्स मिल जाएगी, कई जगह बुक्स का सिर्फ प्रीव्यू मिलेगा। तो आप ये देखिए कि कहाँ पर आपको कौन सा बहुत ही ज्यादा रिलीवेंट है, तब आपको उसको पे या इंस्टीट्यूशन के माध्यम से असेस करने का प्रयास करना है। ठीक है, ओके सर। और बिना इस स्टेप के आपका जो इस लेक्चर के माध्यम से आप समझ पाए होंगे, बिना इस स्टेप को सही तरीके से फॉलो किए बिना आप अपना पूरा जो रिसर्च का वर्क है वो एक्चुअल में अगर बिल्कुल सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इस चीज को आपको बहुत ही साइंटिफिकली, स्ट्रेटेजिकली रूप से करना है। जी सर। आपने अभी तक कुछ रिसर्च एक्सट्रैक्ट करी हैं अपने रिसर्च एरिया से? सर देखे हैं सर, शोध गंगा पे सर्च किया है सर, 1-2 टॉपिक्स हैं, तो सर उसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि शोध गंगा पे सर थीसिस तो पूरी मिल जाती हैं, लेकिन उसमें ये थोड़ा रह जाता है कि कौन सा चैप्टर देखें जो उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। अब पूरी रिसर्च पढ़ने बैठेंगे, डाउनलोड करेंगे तो सर काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो यहाँ पर रिलीवेंट की बात की जा रही है। आपको पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि वो कितना रिसर्च आपके टॉपिक या से प्रॉब्लम से मिलती जुलती है। अगर आप उसका कोई क्राइटेरिया खुद ही अपने स्तर पर जितना आप सर्च करेंगे उतना आप एक्सपीरियंस होंगे, खुद ही ये समझाएंगे कि प्राइमरी रूप से एक देखने पर कि ये लगभग 50%, 60%, 10%, 80% हमारी टॉपिक एरिया से रिलेटेड है। तो जैसा उसका हो उसको आप रख सकते हैं, जनरल या इम्पोर्टेंट या वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसे करके उसको भी एक्सेप्ट कर लें। ओके। तो लगभग यहाँ पर सारे इश्यूज कंप्लीट करने का प्रयास किया। आपके भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो इस माध्यम से उसके आंसर मिले होंगे कुछ आपको। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये टॉपिक लिटरेचर रिव्यू, सर्च स्ट्रेटेजी एंड राइटिंग ऑफ रिव्यू को समाप्त करते हैं। और इसका सारा ये जो आज का प्रेजेंटेशन है उसका सारा मटेरियल आपको
उसी लिंक पर उपलब्ध करा दिया जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सर, गुड डे सर।